हेलो एवरीवन, डिकोड विद रेहान में आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएसए और डॉलर का क्या डोमिनेंस है। क्या किस वजह से यूएसए अपने आप को दुनिया का दादा समझता है, किस वजह से यूएसए अपने आप को इतना डोमिनेट करता है और किस वजह से यूएसए सब पे सैंक्शन लगा पाता है। आपने कई बार सुना होगा कि अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया, अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, इंडिया पे भी लगा रहा था और ऐसे ही बाकी सारी कंट्रीज पे भी लगाते रहता है। क्या है सैंक्शन? अगर मैं आपसे पूछूं कि सैंक्शन क्या होता है, उसको लगा देने से क्या होता है, तो बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं मालूम। आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं कि कैसे डॉलर दुनिया को डोमिनेट करता है एंड कैसे डॉलर के भरोसे अमेरिका अपने आप को दुनिया का दादा समझता है। अमेरिका ने अरबों को बोला कि भाई हम आपके ज़मीन पे तेल निकालेंगे और आपको उसका जो प्राइस होता है वो देंगे, और इसमें है क्या होगा कि आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सिक्योरिटी भी देंगे, और सिर्फ इसमें है कितना रहेगा कि आपका जितना भी ट्रांजेक्शन होगा दैट विल बी डन इन डॉलर। ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ होती है फॉरेक्स एक्सचेंज। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि इन सिंपल वर्ड्स ये होता है कि आपके पास कितना फॉरेन एक्सचेंज, कितना फॉरेन करेंसी। अगर मान लीजिए अमेरिका अमेरिका का जो डॉलर डोमिनेंस है, उसका रीजन ये है कि दुनिया में किसी को कोई भी चीज़ खरीदनी है या बेचनी हो, 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज कंट्रोल्ड बाई डॉलर। वो आप कभी देखना कि चाइना से सामान कोई इंडिया खरीद रहा है, वो डॉलर में खरीद रहा है। चाइना कहीं और से सामान खरीद रहा है तो डॉलर में खरीद रहा है, और दूसरी कंट्रीज से हम सामान पेट्रोल खरीद रहे हैं तो हम डॉलर में खरीद रहे हैं। इसका मतलब हम परचेज भी डॉलर में कर रहे हैं और सामने वाला बंदा सेल भी डॉलर में कर रहा है, या फिर हम अगर सेल कर रहे हैं तो हम भी सेल कर रहे हैं डॉलर में ही, और सामने वाला बंदा परचेज कर रहा है डॉलर में। क्योंकि जैसे आप समझिए कि एक तरह से बनाया गया कि भाई सब अपने अपने करेंसी में करेगा तो किसी करेंसी को किसी करेंसी कोई वैल्यू नहीं है, किसी गवर्नमेंट गिर जाए तो एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए। तो पहले ज़माने में जब करेंसी नहीं थी उससे पहले गोल्ड चलता, ये सिल्वर, कि हाँ भाई आप इतने सोने के सिक्के दे दीजिए, इतने गोल्ड दे दीजिए, इतना केजी गोल्ड दे दीजिए, इतना केजी सिल्वर दे दीजिए, ये चलता था। बट आफ्टर ये जो क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह लीजिए या फिर जब करेंसी प्रिंटेड करेंसी आने लगी, उसके बाद से ये चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो वहाँ पर क्या हुआ कि डॉलर ने शुरू में अपना क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट मूवर बोलिए या फिर अपना डोमिनेंस शुरू से रखा अपना टेक्नोलॉजी पे भी और बाकी सारी चीज़ों पे। इस वजह से उसने बाकी सारी कंट्रीज को कन्विंस किया कि भाई आप अपनी ट्रांजेक्शन डॉलर में कीजिए, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड हमेशा एक सर्टेन लेवल पर होता है। देखिए, ये बात नहीं है कि जैसे अभी डॉलर का इंडिया के एक्सचेंज में 95 का रेट चल रहा है, 93 95 का भी आई गेस रेट है अभी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डॉलर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। जॉर्डन के जो दिनार है, उसके बाद कुवैती दिनार है, वो उससे बहुत ऊपर आते हैं, यूरो डॉलर से ऊपर आता है। बट आप एक चीज़ समझो कि ये सारी चीज़ें होने के बाद भी डॉलर डोमिनेट करता है, 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड डॉलर में होता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि डॉलर ये पोर्ट्रे करता है कि भाई हमारी करेंसी सबसे स्ट्रांग है और स्टेबल है। बाकी सबकी तरह नहीं कि आज क्या इस करेंसी का वैल्यू इतना है, कल को उसका वैल्यू इतना और कम हो गया या फिर नीचे गिर गया। उससे क्या होगा कि मान लीजिए मैंने आज आपसे डॉलर में कोई चीज़ परचेज की है, डैट इज़ इंटू 500 रुपीज़, अगर मुझे मान लीजिए पड़ा इंडियन रुपीज़ में, कल को वो चीज़ डॉलर का वैल्यू अचानक से गिर जाए तो मैंने 500 रुपये में परचेज किया है। ठीक है, आपने मुझे 500 रुपये में सेल किया है और डॉलर का वैल्यू गिर गया, आपने डॉलर में पेमेंट लिया है, तो आपको उसका डॉलर का वैल्यू 250 रुपये मिल रहा है या 300 रुपये मिल रहा है। सिंपल सा लॉजिक समझ रहे हैं? आपने कुछ चीज़ डॉलर जैसा सोना है, आपने आज सोना या सोने के बदले कुछ लिया, तो आपने लिया आज के करंट रेट पे, दैट इज अराउंड वन लाख 1,54,000 समथिंग, जो भी रेट 1,54,000 जो भी सोने का रेट चल रहा है, आपने उस रेट पे ही परचेज किया है। और कल को सोने का रेट 1 लाख पहुंच जाए, नहीं पहुंचता मुझे पता है, गोल्ड 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 में ज़्यादा स्टेबिलिटी है, बट स्टिल अगर मान लीजिए पहुंच जाए, तो जिन्होंने अभी 1.5 लाख पर खरीदा है और वो भी कभी 1 लाख पे चला गया, तो दैट इज डिफिशिएटिंग, वहाँ पर लॉस हो गया उनका। तो इस वजह से सेम चीज़ें यहाँ पर ये सेम थ्योरी डॉलर में भी अप्लाई होता है। तो डॉलर क्या करता है कि उसने अपनी करेंसी को इतना एक्सपैंड किया हुआ है, तो मल्टीपल चीज़ों में डाला हुआ है कि उसकी करेंसी जल्दी हिलती नहीं है, और इसकी वजह से एक स्टेबिलिटी मिलती है मार्केट में सबको। दूसरी चीज़, सैंक्शंस की बात जो हम लोग भी कर रहे थे। देखिए, सैंक्शंस में क्या है कि अमेरिका बोलता है कि भाई आप डॉलर में खरीदिए और बेचिए। उसके बाद डॉलर में खरीदने बेचने के लिए डॉलर प्रिंट करता है अमेरिका। तो मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है और अमेरिका आपको डॉलर दे ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप खुद से डॉलर छापोगे नहीं? लियारी तो नहीं हो रहा कि वहाँ बैठ के इंडियन करेंसी या डॉलर करेंसी छप रही है, रहमान डकैत का सरगना गैंग चल रहा है वहाँ पर। तो जोक्स अपार्ट, लॉजिक यही है कि डॉलर छापता अमेरिका है, तो भाई वो सिंपल सा आपके ऊपर सैंक्शन लगा देता है कि भाई आपको डॉलर नहीं देंगे। एक चीज़ और समझिएगा कि डॉलर जो आपको तो समझ आ गया डॉलर की जरूरी है, कैसे वर्ल्ड मार्केट उसका चल रहा है। अब कंट्रीज क्या होती है कि हर बार ऐसा नहीं है कि मुझे 50,000 का सामान खरीदना है, 5 लाख का सामान खरीदना है या 5 करोड़ का सामान खरीदना है तो मैं अमेरिका से बोलूँगा भाई मुझे दे दो। नहीं, कंट्री अपने पास कुछ रिजर्व रखती है डॉलर का। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक कंट्री लगभग लगभग 3 से 6 महीने तक का अपने पास स्टॉक रखती है डॉलर का। रीजन ये होता है कि मान लीजिए कल को कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ ये ट्रेड में इशू आ गया है कुछ भी, तो वहाँ पर आपके पास अगर 3-6 महीने का ये है बैकअप है, तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल रह जाती है। अगर मान लीजिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज या फिर ये फॉरेन करेंसी का ये स्टॉक नहीं है आपके पास, या फिर आपने थोड़ा सा ये नहीं रखा हुआ है, अपने पास पैसे बचा के नहीं रखे हुए हैं,
जिसको बोलते हैं इमरजेंसी स्टॉक बोलिए, कुछ भी नहीं रखा हुआ स्टॉक, तो भाई आपकी इकोनॉमी खतरे में है। क्योंकि बाहर से जो भी चीज़ें आती हैं आप डॉलर में परचेज नहीं कर पाओगे, और सामने वाला बंदा पेमेंट नहीं लेगा डॉलर में, आपके इंडियन रुपीज़ में क्यों पेमेंट लेगा? उसको क्या फ़ायदा? वो हर कंट्री का लेगा अपने पास, रखता रहेगा, हर जगह से चेंज करवाता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपके पास डॉलर नहीं तो आप परचेज कैसे करोगे? फिर आपको अपनी कंट्रीज़ का गोल्ड या फिर कुछ रिसोर्स देना पड़ेगा। जैसे ईरान पे सैंक्शंस लगा हुआ था, तो वो क्या करता था कि इंडिया से दवाइयाँ और बाकी सारी चीज़ें लेता था वो, और उसके बदले इंडिया को तेल देता था, तो बार्टर सिस्टम चल रहा था यहाँ पर। बट आप इंडिया अगर ये चीज़ करना चाहे तो इंडिया अपने कितने रिसोर्सेज, कोयला बेचेगा, पेट्रोल तो है भी नहीं इतना जो बेच दे यहाँ पर से, तो क्या बेचेगा? तो सेम चीज़ है यहाँ पर कि लेन देन का जो होता है मामला, वहां पर सामने वाला बंदा आपसे क्या लेना चाह रहा है। अगर उसके पास माल है तो आपसे बोलेगा डॉलर में पेमेंट कीजिए, और अमेरिका मना कर दे कि आपको डॉलर नहीं देंगे, तो आप क्या करोगे फिर? आपके पास पैसे होते भी आप कुछ नहीं खरीद पा रहे हो। तो सेम चीज़ यहाँ पर, इसीलिए अमेरिका क्या करता है कि किसी भी कंट्री से जिसके उसका नहीं बनता है, वहाँ उसको बॉम्ब से नहीं मारता, सारी कंट्रीज को बॉम्ब से नहीं मारना है, ईरान को अब जाके मारा है। सैंक्शन 40 साल से लगाया हुआ है। तो वही चीज़ है, इसके पास एक सैंक्शन नाम का बॉम्ब है। वो क्या करता है कि अगर मान लीजिए इसको इंडिया से कुछ खतरा लगेगा या पाकिस्तान से कुछ खतरा लगेगा, वो सीधा बोल जाएगा कि भैया ऐसा है कि आप हट जाइए, आपके ऊपर सैंक्शन लगा है, ठीक है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ये बोल के आपको साइड कर देगा वो, सिंपल एज दैट, वो आपको साइड कर देगा, बोलेगा भैया हम आपको डॉलर नहीं देंगे। भाई फॉरेन एक्सचेंज होगा ही नहीं, पेमेंट होती है इंटरनेशनल पेमेंट स्विफ्ट से, वो कंट्रोल करता है अमेरिका। फॉर फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो स्विफ्ट से होता है, वो ट्रांजेक्शन होता है स्विफ्ट से होता है, और बैंकिंग सिस्टम से, और होता है डॉलर में। तो भाई दोनों तो कंट्रोल अमेरिका ही कर रहा है, तो इकोनॉमी कौन कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका। अगर अमेरिका कोलैप्स करता है या पावर शिफ्टिंग आता है, तो बहुत बड़ा एक वैक्यूम बनेगा। एक तो ठीक है, चाइना इस चीज़ को ओवरलैप करने का आप कह लीजिए, या फिर आप इसको कवर करने के लिए ऑलरेडी लगा हुआ है। चाइना और रशिया ने मिलकर बीच बिक्स करेंसी भी निकाला था और उस पर वर्किंग कर रहे थे। बट ऑब्वियसली ये वॉर और बाकी सारी चीज़ों की वजह से वो वाला मामला इतना भी ये नहीं है, रॉकेट नहीं पकड़ा है उसने अभी कि अभी वो बिक्स लॉन्च हो जाएगा और डॉलर को रिप्लेस कर देंगे, डॉलराइजेशन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ अभी, बट हाँ, वो उस चीज़ों में आगे बढ़ रहा है कि अगर कल को डॉलर कोलैप्स करता है, क्योंकि अमेरिका के जैसा हरकत चल रही है, बहुत हाई चांसेस है कि उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इतने सारे वॉर्स में फंसा हुआ है वो। आपको एक चीज़ समझिए, उसके पास पैसे बहुत है, पर उसके पास कर्ज ही बहुत है। कर्ज और पैसे के अलावा तीसरी चीज़ ये है कि ये एक पैटर्न है जो होता है ना कि हाँ भाई, एक कंट्री एक सबसे अर्श पहुंच गई, उसके बाद वो टॉप पे है, उसके बाद वो बहुत समृद्धि कर रही है, और उसके बाद वो नीचे आती है। दुनिया के सारे साम्राज्य का ये हाल हुआ है, तो अमेरिका का भी हाल होने वाला है। उसका रीजन है कि आप एक चीज समझो कि भाई, बंदे वहां का जो भी प्रेसिडेंट बना है डोनाल्ड ट्रम्प, भाई उस बंदे के बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो नो वॉर करके वॉर में यहाँ पे घुसा, इलेक्शन जीता, और आते ही अमेरिका का इसका आते ही इसराइल का पपेट बन के वॉर करना शुरू कर दिया। वॉर करते ही इसने ईरान पर बम मार दिया, वेनेजुला का इसको उठा लिया। ठीक है, इसको लगा कि ईरान एक हफ्ते में निपट जाएगा और सारा मैटर मैनेज कर लेंगे, बट वो हुआ नहीं। अब वो खिंच गया है, तब से गले की हड्डी बना हुआ है वो। अब जितना वॉर चल रहा है उसके चक्कर में उतना उसका नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिकली भी हो रहा है, सोशली भी हो रहा है। उसके यहाँ पर लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी खराब कर रहा है। अब एक चीज़ समझिए, अगर मान लीजिए इसका F-35 हिट हुआ, जो कि ईरान ने हिट किया था, अमेरिका ने इसको एक्सेप्ट भी किया, तो इस चीज़ से समझिए वो एक बोला था कि एक जहाज जो कोई ट्रेस नहीं कर सकता है, वो हिट हो जा रहा है और ट्रेस हो जा रहा है, और वो ईरान एक पुराने 1970 के ज़माने के टेक्नोलॉजी से कर दे रहा है। उससे उसका जो सेल परचेज है, जो आर्म्स है, उसके सेल परचेज पर कितना फर्क पड़ेगा? सेम चीज़ है। जो ये है ना अमेरिका की इकोनॉमी, वो तीन चीज़ों पर चलती है। एक तो डॉलर का डोमिनेंस, एक उसके जो आर्म्स आर्म्स सेल करता है वो, और तीसरा वो टेक्नोलॉजीज में जितने आगे है, जो एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जो भी है वहाँ पर है। इसकी वजह से, इन तीनों चीज़ों की वजह से उसकी इकोनॉमी और उसका सारा चीज़ें चल रहा है। तो भाई उसमें से सबसे, और ये जो ऑयल पे डोमिनेंस है उसका वो, तो अब इन सब चीज़ों की वजह से उसकी इकोनॉमी चल रही है। अभी ईरान ने मिडिल ईस्ट में उसके सारे बेसिस को उड़ा दिया, और जो बच्चे कुचे को उड़ा रहा है, उसकी वजह से उसके जो मिडिल ईस्ट में ऑयल पर कंट्रोल था वो छूट गया है और छूट रहा है। अगर ये वॉर खींचा और पावर शिफ्ट आया, तो भाई उसका एक ऑयल परचेस का एक बेस छूट जाएगा जहाँ पर उसका ये था। दूसरा, ईरान ने, चाइना ने, रशिया ने, सबने अपना संधि बना के बोल दिया कि भाई बिक्स में करो, यान में करो, या फिर गोल्ड में करो, बिटकॉइन में करो, लेकिन डॉलर में नहीं करो पेमेंट। उससे डीडॉलराइजेशन होगा और उसकी इकोनॉमी पर और इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये दो स्टेप हो गया जहाँ पर उसकी इकोनॉमी हाईली हिट होने वाली। तीसरा, आर्म्स डील करता था वो। अब आर्म्स डील क्या है कि भाई आर्म्स डील हो ही नहीं। अब बहुत सारी जो कंट्रीज जिन्होंने बोला कि भाई हम F-35 ले रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उसको कोई रेडार में ट्रेस नहीं कर सकता, मार नहीं सकता है, अब वो उसको मार रहे हैं लोग। ठीक है, उसको लोग हिट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, ट्रेस कर ले रहे हैं। पता चल जा रहा है कि हीट सीकिंग मिसाइल से, या फिर वो उससे हीट डिटेक्टर से पता चल जाता है कि हाँ भाई वो कहाँ पे उड़ रहा है कुछ भी, क्योंकि हवाई जहाज जब उड़ रहा है तो हीट तो छोड़ता ही है, उससे पता चल जाता है। तो एक चीज़ समझिए कि अब ये जो बात है, ये बाकी सारे जो F-35 से लड़ने वाले देश हैं, उन लोगों को पता चलेगा, तो आपका 6th जनरेशन का फाइटर जेट का क्या वैल्यू रहेगी। और दूसरा कि उसकी वजह से आपको नुकसान कितना होगा, कि जो प्री ऑर्डर्स थे, जो नए ऑर्डर्स थे, बहुत सारे लोग कैंसिल कर देंगे। नए ऑर्डर्स देने के लिए लोग सोचेंगे कि भाई दूसरे फाइटर जेट्स में, इसमें हम इतना हाई प्राइस क्यों पे कर रहे हैं, ये वाले में ऐसा क्या मिला, ये भी तो ट्रेस हो जा रहा है नॉर्मल फाइटर जेट की तरह। तो ये चीज़ें हैं, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है जो ईरान ने खेला है।
और इसकी वजह से आप देखिए कि वहाँ पर उसकी 3 इकोनॉमी जिस 3 स्तंभ पे उसकी इकोनॉमी खड़ी हुई थी ईरान की, वो तीनों स्तंभ उससे गिरने वाला है। जो 3 स्तंभ पे यूएसए की इकोनॉमी खड़ी हुई थी, वो तीनों स्तंभ पे चोट पड़ा है उसको। तो बहुत हाई चांसेस है कि यूएसए इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। एक और रीज़न इसका ये है कि देखिए चीज़ समझिए, आपने कभी देखा होगा, हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि एक टाइम पे सन नेवर सेट्स इन ब्रिटेन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर का जो कॉलोनीज थी, वो ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक थी। इंडिया भी था उस कॉलोनी में, उसमें से अफ्रीका भी था, उसमें यूरोपियन कंट्रीज भी थे। तो उसने पूरे वर्ल्ड वाइड सब पे कब्जा किया हुआ था। और क्या था कि सब कहते थे कि भाई अब अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सुबह हो रही है तो अमेरिका रात हो रही है, अमेरिका में रात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया में सुबह हो रही है। और आप समझो कि ऐसे ही चल रहा है, तो वो सन नेवर सेट्स इन या ब्रिटिश एम्पायर कहते थे वो। लेकिन एक टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसकी जब वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, उसके बाद आपको याद होगा कि हिटलर तो मारा गया था, बट ब्रिटेन की जो करेंसी थी, ब्रिटिश एम्पायर की करेंसी थी, वो कोलैप्स करने पे थी। उनसे ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी कि वो ऑस्ट्रेलिया को भी कंट्रोल करे, इंडिया को भी कंट्रोल करे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इसकी हालत खराब हो गई थी। तब वो इंडियंस के ऊपर और टैक्सेस लगाने का और लूटने का और ये सारी चीज़ों का प्लान कर रहा था, और कर ही रहा था कि जितना लॉस वहाँ पे हो रहा है वो इंडिया से रिकवर करने का ट्राई कर रहा था। सेम चीज़ आप समझिए कि यूएसए भी अपने 50 जगह पे बेस बना चुका है। उसने जापान को बोल रखा है कि तुम्हारी सिक्योरिटी हम करेंगे, तुमको आर्मी रखने की जरूरत नहीं है। उसने साउथ कोरिया को बोल रखा है, उसने ऐसे 50 कंट्रीज को बोल रखा है कि तुम आर्मी मत रखो। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को बोल रखा है कि आर्मी मत रखो, वी विल प्रोटेक्टिंग फॉर यू। अब क्या होगा कि मान लीजिए अमेरिका की इकोनॉमी खराब होती है, वो गिर जाता है, तो भाई जो जिस कंट्रीज को उसने प्रोटेक्शन दिया, उससे प्रोटेक्शन नहीं लेता है, वो कंट्रीज कहाँ जाएंगे? मैं बोलता हूँ कि सऊदी अरेबिया या फिर कुवैत, कतर जो भी है यहाँ पर, ठीक है, वो यूएई, वो सब कंट्रीज में से अगर ये अपना मिडिल ये यूएस अगर हट जाता है मान लीजिए वहाँ पर से, तो क्या होगा उसकी वजह से? उसकी वजह से वहाँ पर से उन लोगों के पास प्रोटेक्शन हट जाएगी। अब उसको ईरान मारी या इसराइल, कोई बचाने नहीं आएगा। सो दिस इज द गेम दैट इज बीइंग प्लेड, जो खेला जा रहा है यहाँ पर। आप एक चीज समझिए इसको, कि अगर यूएसए की इकोनॉमी कोलैप्स करती है, तो मिडिल ईस्ट और जितनी भी कंट्रीज, जहाँ पर जापान है, वहाँ पर उसको चाइना को कितना टाइम लगेगा उसको बम मारने में? जहाँ पर साउथ कोरिया है, वहाँ पर नॉर्थ कोरिया कितना टाइम लगेगा उसको मार के निकलने में? ताइवान को तो ऐसी रोटी में लपेटे खा जाएगा वो चाइना। तो अब एक चीज समझिए कि कितनी ये है भयावह बात हो गई है ये, और कितना बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हो सकता है सिर्फ एक यूएसए के इकोनॉमी और ये गवर्नमेंट कोलैप्स होने की वजह से। और यूएसए जो इतना बेवकूफ़ी भरा काम करके ये सारी चीज़ें कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ही सारे काम कर रहा है, इसकी वजह से देखिए कि कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है वर्ल्ड ऑर्डर। इंडिया में हो ही रहा है अभी। अभी हम लोग इंडिया में बैठे हैं, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज हो गया है, अमेरिका ने हाथ उठा लिया, बोला कि भाई जिसको है वो अपना जगह खुलवा लो, हमें इससे मतलब नहीं है। आपने बम मारा, आपने इतना प्रॉब्लम किया, ईरान ने वहाँ पे ये टोल लगा दिया, बोला हम पैसे लेंगे 2-2 करोड़ रुपये। अब या तो लोग पैसे भरे टोल प्लाजा का टोल, या फिर अपना नहीं मंगवाया वहाँ से, ये इसमें किल्लत हो रहा है। अब एक चीज़ समझिए कि जिसके पास पैसे हो तो मंगा लेगा, जो गरीब देश है वो क्या करेगा? वो तो ईरान के इसके भरोसे बैठा हुआ है कि हाँ भाई रहम कर ले मेरे पे। तो ये जो अमेरिका ने किया या फिर जो कर रहा है, जो स्ट्रैटेजी उसने अपनाई है, ये बहुत, आप कह सकते हो कि एक्सट्रीम है बाकी सारी कंट्रीज के लिए, जो उसके उसे फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो कि डिपोर्ट करनी थी हमें। आज का हमारा टॉपिक था कि डॉलर कैसे इंडिया वर्ल्ड को डोमिनेट करता है अपनी करेंसी के थ्रू और अपने इसके थ्रू। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि हर कंट्री के पास डॉलर रिजर्व होता है। चाइना जैसी कंट्री, उसके पास 3 ट्रिलियन से ज़्यादा के डॉलर रिजर्व है। मतलब अगर आज चाहिए होगा, अगर उसका यूएसए से युद्ध हो जाता है या फिर कुछ भी सैंक्शन भी लगा जाता है, उसके पास इतना डॉलर रिजर्व है कि वो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर सके। और एक्सपोर्ट के लिए तो भाई उसके पास खानान बड़ा वाला है, तो जो करेगा उसको पे कर देगा, उसको मसला नहीं है इस चीज़ का। और इंडिया के पास लगभग 500 बिलियन के करीब है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 15 बिलियन के करीब है। सबसे डोमिनेटिंग है वो चाइना और रशिया और ये जापान ही है। जापान का भी 1.5 ट्रिलियन का डॉलर रिजर्व है। तो डॉलर रिजर्व की वजह से उनके पास सिक्योरिटी है, उनके पास ये है कि भाई हमारी इकॉनमी इतनी जल्दी कोलैप्स नहीं करती है, क्योंकि आपको पता है ट्रेड लूसिंग हो रहा है इसलिए। तो ये है, इंडिया को भी और अपना गेम अप करने की ज़रूरत है। अगर मार्केट में शिफ्ट आ रहा है तो उसके लिए भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे हाउ थिंग्स विल मूव। अगर इस चीज़ पर थोड़ा एक्टिवली वर्क करके देखे, तो मुझे लगता है कि हमें कोई इकोनॉमिकल क्रैश की सिचुएशन नहीं फेस करना पड़ेगा, और ना ही हमें नुकसान होगा फाइनेंशियली बाकी सारी कंट्रीज़ की तरह। होप फॉर द बेस्ट, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।